नमस्कार दोस्तों, मैं नीता भोजवानी वर्ल्ड विमेन स्पिरिचुअल ऑथर्स एंड आर्टिस्ट सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आशा जी और पिरामिड लाइट टीम का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग के साथ अपनी एक फेवरेट बुक को शेयर करूँ। बुक को शेयर करने के पहले मैं अपने प्रिय गुरु ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं बुक शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है सनशाइन बिफोर द डॉन। वो मेरी फेवरेट बुक है। इसे मैंने 3 साल पहले पढ़ा था। इसकी लेखिका है जूडी सतोरी। आप कई लोग उनसे वाकिफ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस बुक में ऐसा क्या है जो बहुत लोग इंस्पायर होते हैं इस बुक को पढ़कर। जूडी सतोरी न्यूजीलैंड में पली बड़ी थी और वो फिजियोथेरेपिस्ट थी, एनर्जी हीलर थी। और एक मेडिटेशन सेशन के दौरान उनकी बैल्थेजॉर नाम के व्यक्ति से परिचय होता है और उस दिन से वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होने लग जाती हैं। उनका संपर्क असेंडेड मास्टर्स सेंट जर्मन, डीजे विलखुल और कुआन येन से भी होने लग जाता है। और आर्कएंजल मेट्राटॉन, आर्कएंजल माइकल से भी उनका संपर्क होता है और उनसे वो ज्ञान लेते रहती हैं। वो काफ़ी वर्कशॉप करती थी। चूँकि एनर्जी हीलर थी तो उनका काम ही था लोगों को उनकी एनर्जी को देना। एक सेशन के दौरान आल्विन नाम के एक व्यक्ति से परिचय होता है जो कि सोलर एनर्जी का साइंटिस्ट था। जिस दिन सेशन होता है उसके दूसरे दिन ही उसको फ़ोन करके आल्विन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जूडी, मुझे तुम्हारे पास आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी में डूबता जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो और मुझे घर में आने दो। जूडी मान जाती हैं, आल्विन को बुलाती हैं और जब आल्विन को लिटाकर उनकी चक्रास को देखते रहती हैं तब उन्हें पता चलता है कि कोई दूसरी आत्मा, एक दूसरी एंटिटी उसकी बॉडी को पसेस्ट कर ली है। वो आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करके उस एंटिटी से उसको मुक्त कराती हैं। 2 घंटे के बाद आल्विन को होश आता है और जब वो बताता है कि मैं एक स्पेस क्राफ्ट में गया था और मुझे पूरे ब्रह्मांड का ट्रैवल कराया और मैंने पृथ्वी को भी देखा और उन्होंने मेरी एनर्जी एक्टिवेशन के लिए ये सब किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा आल्विन ने कि जूडी तुम्हारे लिए भी एक मैसेज मुझे दिया गया है। जूडी सतोरी आश्चर्य करती है कि ऐसा क्या मैसेज है। तो आल्विन बताता है कि उन्होंने कहा है कि एक समय आएगा जब तुम अपने डिवाइन प्लान को करने के में सक्षम हो पाओगी और लोगों के 12 स्ट्रैंड डीएनए को रिकोड करोगी। वो आश्चर्य करती है कि अभी तक तो 2 स्ट्रैंड डीएनए के बारे में ही उसे मालूम था। 12 स्ट्रैंड तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। पर वो काफ़ी रिसर्च करती है, अपने मास्टर से, अपने एंजल्स लोगों से कनेक्ट होती हैं और उसके साथ ही वो दूसरे कई स्टार बींग्स के साथ भी, आर्चूरियन और भी स्टार्स लोगों के साथ कनेक्ट होती हैं और सब कुछ जानती हैं कि ये क्या है। तो उन्हें बताया जाता है कि हमारी बॉडी में 2 स्ट्रैंड डीएनए तो है ही, पर हर स्ट्रैंड में 12 सब स्ट्रैंड हैं जो कि 12 डायमेंशन से रिलेटेड हैं और वो रिकोड करना उसका काम है। 12 डायमेंशंस के बारे में जब वो जानना चाहती है तो मास्टर्स बताते हैं कि 3rd डायमेंशन में पृथ्वी है, 4th में पैलेडियन है, फिर 5th और 6th सीरियस स्टार आता है, फिर 7th आर्चूरियंस, ऐसे करते हुए 10th, 11th, 12th लाइरा स्टार आता है। इस 12 डायमेंशंस, 3rd से लेके 12 डायमेंशंस तक के को लोअर हेवनली वर्ल्ड्स कहा जाता है। और 12 डायमेंशंस के बाद, लाइरा के बाद एक स्टारगेट आता है। उस स्टारगेट के बाद जितने भी 13 से लेकर 48 डायमेंशंस तक हायर हेवनली वर्ल्ड्स होते हैं।
वो इन सब के बारे में तो जानती ही है और अपने काम में जुट जाती है। जो उनको डीएनए के रिसर्च के बारे में कहा गया था, वो एक झोपड़ी में रहकर, किसी बाली के किसी एक गांव में रहकर काफ़ी अपने आत्मा से कनेक्ट होकर डीएनए के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं। फिर 2002 के समय उनको मास्टर्स का मैसेज आता है कि अब समय आ गया है कि तुम जाकर लोगों को एनर्जी दो। वो एक चर्च में, न्यू ईयर ईव थी, चर्च में एक असेंबली को संबोधित करने के लिए जाती है और जब वो खड़ी होती है तो वो अपने मास्टर्स लोग को मन ही मन में कहती है कि अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब मुझे एनर्जी देना है। अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके मुंह से अजीब सी लैंग्वेज बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, ऐसी लैंग्वेज जो कभी उसने सुनी नहीं थी। वो आश्चर्यचकित हो जाती है और अगर वो चाहती भी तो वो लैंग्वेज को बंद नहीं कर पाती है। और काफ़ी देर बोलने के बाद उसे कई लोगों के हंसने की भी आवाज़ आती है, कई लोगों के रोने की भी आवाज़ आती है। कई देर बोलने के बाद जब वो आँख खोल पाती है और ये लैंग्वेज उसका बोलना बंद हो जाता है, जब वो देखती है आँख खोलकर तो आश्चर्य करती है कि कई लोग खुशी के मारे हंस रहे हैं, कई लोग एकदम दुखी होकर रो रहे हैं और कई लोग फ्रीज हो गए हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसने ऐसी कौन सी लैंग्वेज बोली जो कई लोगों में तो खुशी पैदा करी, कई लोगों में दुख। ऐसा क्या है? तब उसके मास्टर्स बताते हैं कि ये लाइट लैंग्वेज है, जो हमारी आत्माओं की लैंग्वेज है, जो हम स्पिरिट वर्ल्ड में बोलते हैं। थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होते जाती है इस लैंग्वेज को बोलने की। बहुत ही रिदमेटिकली वो इस लैंग्वेज को बोलने लग जाती है और उसे मास्टर्स के द्वारा पता चलता है कि ये वर्ड्स, हर वर्ड्स में एनर्जी है। वर्ड्स हैंड्स और आंखों के द्वारा, क्योंकि वो जब लैंग्वेज बोलती है तो वो काफ़ी हाथों का इशारा भी करती है। इन तीनों के द्वारा, आवाज़, उसके हैंड्स और उसके वर्ड्स के द्वारा वो लोगों की डीएनए को एक्टिव करती है, उनकी बॉडी को रीसिंथेसिस और रीजनरेट करती है, ताकि 2012 के बाद जो हायर डायमेंशंस की एनर्जी हमारे पृथ्वी पर आएंगी उसके लिए वो तैयार हो सकें। जब भी वो वर्कशॉप में ऐसे लैंग्वेज को बोलती है तो वो देखती है कि लोग काफ़ी एम्पावर हो रहे हैं, काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनके पास्ट लाइफ के ट्रॉमा निकलते जा रहे हैं, उनकी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होते जा रही हैं। तो उसे भी लगता है कि ये लैंग्वेज में बहुत पावर है। वो अपने काम को जारी रखती है और मास्टर्स के द्वारा उसको मैसेज आता है कि 2012 से लेकर 2033 तक, 4th 5th से लेकर 12 डायमेंशंस तक की स्टार की हर एक की एनर्जी सीक्वेंस वाइज पृथ्वी पर आएगी। इस एनर्जी को आत्मसात करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए जो उसने मेहनत की है वो उसके कारण ही संभव हो पाएगा। क्योंकि जब वो लैंग्वेज बोलती है तो वो सभी लोग आत्मिक उन्नति की तरफ प्रयास करते हैं और उनकी बॉडी भी फिर से रीजनरेट होती है ताकि हायर डायमेंशन की एनर्जी को ले पाए। तो जो ये 2012 से लेकर 2033 का पीरियड है वो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है, जिसमें हायर डायमेंशंस की एनर्जी हमारे पास लगातार सीक्वेंस वाइज आते जाएगी। वो इस काम को जारी रखती है और एक दिन जब वो वरांडे में बैठे रहती है तब अपने पति के साथ, तो एक लाइट बॉल उसके सामने आता है। वो घबरा जाती है क्योंकि बिल्कुल अजीब सा था, ना वो कोई स्पेस क्राफ्ट था ना कुछ, एकदम लाइट बॉल आके खड़ा हो जाता है सामने में और उसमें से आवाज़ आती है कि कुछ समय के बाद हम आपको एक बुक लिखने के लिए बताएंगे और आपको उस बुक के द्वारा लोगों को संदेश देना है कि कितने डायमेंशंस हैं और किस तरीके से वो अपने डीएनए को एक्टिव करके अपने आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद सवेरे जब वो एक बार सोते रहती है तब उसकी खिड़की के सामने वो लाइट बॉल फिर से आ जाता है और उसे उठकर बुक लिखने के लिए कहता है।
वो तुरंत बुक लिखना शुरू कर देती है। टेलीपैथिक मैसेज के द्वारा ये पूरी बुक लिखी गई है, जिसमें 1 साल का समय लगा है। यहाँ तक के मैसेज के अलावा, यहाँ तक के वो जो मैसेज उनको दे रहे थे वो स्पेलिंग भी सुधराते थे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो इतने वो थे, मतलब सक्षम थे कि वो एक एक सेंटेंस को और एक एक स्पेलिंग को भी वो चेक करते थे। 1 साल के बाद ये बुक आई है हमारे सामने। 2011 में ये बुक पब्लिश हुई है और पिछले 20 वर्षों से, जब वो एनर्जी हीलर से लेकर आज तक वो बहुत ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं और अपनी इस लाइट लैंग्वेज की द्वारा जो डिवाइन प्लान है, जिसको ईश्वर ने इसीलिए भेजा है पृथ्वी पर ताकि वो लोगों के डीएनए को रिकोड कर सके, एक्टिव कर सके, वो काम सफलतापूर्वक कर रही है। अभी वो अमेरिका में रहती हैं और छुट्टियों में अपने न्यूजीलैंड जाके अपने परिवार के साथ समय बिताती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इसकी कहानी क्या है। ये कहानी 1 लाख वर्ष पूर्व की है। बहुत लंबा समय है जब मानव सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था। इसमें एक लव स्टोरी भी है जो बहुत प्यारी है। कहानी शुरू होती है गैलेक्टिक काउंसिल मीटिंग से। गैलेक्टिक काउंसिल मीटिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी के सभी स्टार्स के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर आपस में बात करते हैं और दूसरी गैलेक्सी के लोगों के अटैक से बचाव का क्या क्या प्रबंध है वो करते हैं। कुछ डार्क फोर्सेस भी होती हैं और कुछ दूसरी गैलेक्सी के लोग भी अटैक करते हैं। वो जो भी मेंबर्स थे उसमें, वो सभी वननेस में रहते हैं, ईश्वर के प्लान के तहत ही काम करते हैं। वो लव और लाइट को रेडिएट करते हैं और बहुत ही अलग अलग रूप में रहते हैं। हर स्टार का जब डायमेंशन अलग होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी भी अलग अलग रहती है, पर सभी का एक ही काम है, वननेस के लिए काम करना, ईश्वर के प्लान को पूरा करना। तो हमारी इस कहानी का जो हीरो है मॉस्टीना, वो 12 डायमेंशन लायरा में रहता है और जो हमारी हीरोइन है एस्टेनिया, वो 5th डायमेंशन सीरियस में रहती है। वो भी दोनों मेंबर थे। सभी लोग आपस में मिलकर बात करते हैं और इस मीटिंग का मेन पर्पस था कि पृथ्वी का उत्थान कैसे किया जाए, क्योंकि पृथ्वी तब बहुत तेजी से गिर रही थी और सभी लोगों के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि सभी यहाँ के लोग अपनी डिविनिटी को भूल चुके थे। ये मीटिंग के उद्देश्य को मॉस्टीना बताता है और सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी कभी तारा के नाम से जानी जाती थी, जो 5 डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी की थी। फॉलन एंजल्स, कुछ एंजल्स थे जो बगावत करके स्टार गेट से बाहर निकल कर आ गए थे और उन्होंने पृथ्वी पे डोमिनेशन के द्वारा लोगों में बहुत ही नेगेटिव इमोशन डाल दिए थे। ग्रीड, जेलसी, वायलेंस, ऐसे बहुत से नेगेटिव इमोशन डाल दिए थे, जिनके कारण लोगों की चेतना का पतन होने लग गया था। और जैसे लोगों की चेतना का पतन होने लग गया, वैसे ही पृथ्वी की भी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम होती गई और 5 डायमेंशन की हमारी तारा 3rd डायमेंशन में पहुंच गई। तो मॉस्टीना कहता है कि अब हम सभी लोगों को एकजुट होकर पृथ्वी के असेंशन के लिए सोचना चाहिए और हम सभी लोगों को एक नई मानव जाति का निर्माण करना चाहिए, जिसको पृथ्वी पर भेजकर हम ऐसी जाति को फैलाएं जो इवॉल्व हो सके, जो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सके। और इसकी प्लान आप सभी लोगों की रजामंदी से होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को एक एक जेनेटिक हेरिटेज, आपका जो भी आनुवंशिक गुण है जो अच्छा वाला, वो इस नई मानव जाति को देना होगा। इसके लिए
कई लोग मानते हैं और कई लोग बिल्कुल भी नहीं रजामंदी करते हैं। उसमें से जो अल्फा सेंचुरी स्टार था, उसके रिप्रेजेंटेटिव खड़े होकर कहते हैं कि तुम मोस्टिना इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि पृथ्वी के लोग वैसे ही बहुत ही क्रूर, स्वार्थी और बहुत ही लालची प्रवृत्ति के हैं, और यदि हमने अपने अच्छे गुण उनको दे दिए तो हो सकता है कि वो हम पर अटैक कर दें। हम वैसे ही दूसरी गैलेक्सी और डार्क फोर्सेस के अटैक के कारण परेशान हैं, तो ऐसे जाति को बनाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। पर उस समय जब इनका विरोध होता है तब एसेन्या अपनी जगह से खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि आप लोग याद करिए कि हम सभी अनंत ईश्वरी चेतना के अंश हैं। और जब उनका पतन हो रहा था, जब पृथ्वी का पतन हो रहा था, तब हम चुपचाप बैठ के देख रहे थे, ताकि क्योंकि हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके पतन में हमारी भी कोई भूमिका रही है। अगर हमने उस समय एक्शन लिया होता तो शायद पृथ्वी थर्ड डायमेंशन में नहीं पहुंचती थी। तो अभी उसके उत्थान की जिम्मेदारी भी हम पर ही है, और हम ही को उसके लिए एक नई मानव जाति, जो मोस्टिना जी कह रहे हैं, वैसा ही होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एसेन्या बताती है कि हम जो 12 डायमेंशंस के लोग हैं, जो भी लोअर हेवनली वर्ल्ड्स के लोग हैं, सभी आत्माएं स्टार गेट से नीचे वापस आ सकती हैं, परंतु ऊपर की तरफ यात्रा करना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई 5 डायमेंशन में रहता है तो वो 11 डायमेंशन में जाके नहीं रह सकता, क्योंकि हर डायमेंशन के हिसाब से उनकी बॉडी और उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो वो कहती है कि मैं अगर चाहूँ तो किसी और दूसरे डायमेंशंस में जाके नहीं रह सकती। ट्रैवल कर सकते हैं उन लोग, पर रह नहीं सकते। तो ऐसा हम करते हैं कि एक नई ह्यूमन जाति बनाते हैं, और ऐसा जेनेटिक कोड हम बनाते हैं जिसको लेने के बाद वो इंसान 12 डायमेंशंस में ट्रैवल भी कर सकेगा, रह भी सकेगा, और यदि हम में से किसी को भी इच्छा होगी तो वो अर्थ पर जाके जन्म ले, वही जेनेटिक कोड अपने में एम्बेडेड कर ले, और उसके बाद वो 12 डायमेंशंस में ट्रैवल और रहने के योग्य बन जाए। तो हमारे लिए दोहरा लाभ है कि हम पृथ्वी वालों को तो मदद करेंगे ही, पर हम और दूसरे स्टार बींग्स को भी हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जिसको भी ऐसे काम करने हैं 12 डायमेंशंस में ट्रैवल और रहने का, तो उनके पास भी अवसर मिल जाएगा। वोटिंग होती है, सभी लोग मान जाते हैं, और सभी लोग अपने अपने एक गुण देने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे पैलेडियंस एथरिक हार्ट देता है, आर्चुरियंस कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिट इमोशनल बॉडी देता है, एंड्रोमेडन्स अपनी बुद्धि देता है, जो वो बुद्धि जो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत काम आती थी। ऐसे ही करके सभी लोग अपने अपने एक आनुवंशिक गुण देते हैं। पर अल्फा सेंचुरी जो पहले ही मना कर चुका था, वो कहता है कि मैं इस नए मानव जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर जब मैं देखूंगा कि अर्थ 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की तरफ जा रही है और आदमी वाकई सुधर गया है, तब मैं अपना आनुवंशिक गुण उसको दूंगा। अल्फा सेंचुरी के पास सबसे अच्छा गुण था फाइनली ट्यून्ड उनका नर्वस सिस्टम था। वो जितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे उतने कोई भी स्टार के लोग नहीं थे। तो वो कहता है कि मैं अपने नर्वस सिस्टम का जो भी क्वालिटी है वो ह्यूमन को दूंगा, पर अभी नहीं, कुछ समय के बाद जब 5 डायमेंशन की तरफ अर्थ आगे बढ़ेगी। सभी लोग अपने अपने गुण देते जाते हैं और ये तय होता है कि 8 मेल और 8 फीमेल बनाकर पृथ्वी पर छोड़े जाएंगे, ताकि वो दूसरे मानव से शादी करके अपनी संतति को बढ़ाते जाए और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी में ये 12 स्ट्रैंड्स के डीएनए सभी लोगों को उपलब्ध हो सके। एसेन्या कहती है कि हमको इस नई जाति का नाम
ह्यूमन रखना चाहिए। ह्यूमन का जो पहला 2 वर्ड है HU, वो सेक्रेड साउंड ऑफ गॉड है, ईश्वर का पवित्र आवाज़ है, वो रखे ह्यूमन। और इसको क्रिस्टलाइन ग्लैंड दें। उसके पहले 1 लाख वर्ष पूर्व तक जो भी मानव थे उनको क्रिस्टलाइन ग्लैंड नहीं दी गई थी, जिसको आजकल हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। एसेनिया कहती है कि 12 डायमेंशंस तक उनका कनेक्शन बना रहे, इसके लिए हमें पीनियल ग्लैंड देनी चाहिए, ताकि वो थर्ड आई के द्वारा जो हम कनेक्ट होते हैं वही क्रिस्टलाइन ग्लैंड के लिए एसेनिया कहती है। और मॉस्टिना बताता है कि अब हमें 12 चक्रास, क्योंकि तब तक के सिर्फ 7 चक्रास रहते थे मानव में, तब अब जो नई ह्यूमन रेस बनेगी उसमें 12 चक्रास रखेंगे। 7 उसकी बॉडी में ही रहेगा जैसे रहता था, और 5 उसके सर के ऊपर रखे जाएंगे, जो कि 12 डायमेंशन से कनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि जिस जिस सीक्वेंस में एनर्जी आती जाएगी उस सीक्वेंस में उसके चक्र एक्टिव होके उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये तय हो जाता है, और साथ में ये भी तय होता है कि उस नई मानव जाति की लाइट ग्रिड जो उसका है वो लायरा में बनेगा, क्योंकि लायरा की जो औरतें हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और वीविंग के लिए मानी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से लाइट ग्रिड को बुनती थी। और उसकी जो बॉडी बनेगी न्यू ह्यूमन की, वो सीरियस में बनेगी, क्योंकि वो स्टार क्रिएशन के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर उसकी बॉडी बनेगी और डीएनए भी वहीं पर डाले जाएंगे, क्योंकि सीरियस में सबसे अच्छे जेनेटिक एक्सपर्ट्स हैं। तो ये सब तय हो जाता है, मीटिंग ख़त्म हो जाती है, सभी अपने अपने स्टार की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब हमारी हीरोइन एसेनिया अपने घर पहुंचती है, तब उसे लगता है कि जब भी ये मीटिंग होती थी, वो मॉस्टिना से मिलती थी, तो मन ही मन उसको चाहने लगी थी। पर वो ये भी जानती है कि वो मॉस्टिना के साथ कभी भी शादी करके नहीं रह सकती, क्योंकि वो 5 डायमेंशंस में रहती है और मॉस्टिना 12 डायमेंशंस में रहता है। अगर इन दोनों की शादी हुई भी और उनसे जो बच्चे होंगे वो दोनों डायमेंशंस के बीच में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि न वो 5 डायमेंशंस में अच्छे से रह पाएंगे, न 12 डायमेंशंस में। तो ऐसी मैरिज संभव नहीं थी, पर वो मन ही मन प्यार करती थी और अपने प्यार को बिल्कुल भूलकर अपने इस डिवाइन प्लान की तरफ अपने आप को फोकस करती है। जब वो अपने सीरियस पहुंचती है तो अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बताती है, अपनी टीम को, कि अब हमें एक नया ईश्वरीय प्लान मिल गया है जिसको हम सबको मिलके पूरा करना है, सब कुछ समझाती है। और जब उसके पिता आते हैं तो अपने पिता को इसके बारे में जब बताती है तो उसके पिता कहते हैं कि हाँ, मैं अभी आकाशिक रिकॉर्ड देख के आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये डिवाइन प्लान के बाद तुम कई जन्म पृथ्वी पर लोगी और वहाँ पर तुम लोगों को जागृत करोगी, अवेकन करोगी, और एक समय के बाद तुम वापस हायर डायमेंशन पे वापस लौट के आ जाओगी। टीम बनती है, सभी लोग काम करना शुरू करते हैं। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे अभी लायरा जाना है, क्योंकि लाइट ग्रिड बॉडी उनकी बननी है। तो लायरा 12 डायमेंशन की है और ये 5th डायमेंशन में रहती है, तो इसके कारण उसके फादर उसको सचेत करते हैं कि आप लोग जाने के पहले अपनी लव और लाइट और पीस की एनर्जी को आप लोग रेज करिए, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, क्योंकि 12 डायमेंशन हाई एनर्जी से स्टार है। वहाँ पे तुम्हारी बॉडी को तकलीफ ना हो, इसलिए तुम अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ। और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करने के लिए कहते हैं, जो दिन में 3-4 बार उनको करनी थी। जितने बार वो करते जाएंगे उतना ही उनकी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी। तो पूरी टीम लायरा जाने के लिए तैयार होती है और 1 हफ्ते पहले से अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए लग जाते हैं। और अपने 10 टीम मेंबर्स के साथ वो लायरा पहुंचती है। जैसे कि आप जानते हैं, लायरा का हमारा जो हीरो है मॉस्टिना, वो उसके लेने आता है और
उसे उन पूरी टीम को जब वो ब्लू पाम्स होटल में रहाता है, तब वहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि नेचुरली वो 12 डायमेंशन है। तो जब आप सोचिए पृथ्वी पर हम इतनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो 12 डायमेंशंस की टेक्नोलॉजी तो हमसे कहीं गुना आगे होगी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर बुक में वर्णन किया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे थॉट के द्वारा आपके शावर में जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। आप जिस चेयर में बैठते हैं उस चेयर को जिस चीज़ के लिए आप मांगते हैं, सिर्फ एक थॉट बनाना है, थॉट क्रिएट करे और आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है। उसे बहुत पसंद आता है वहाँ की टेक्नोलॉजी। और सबसे प्यारी चीज़ें जो वहाँ पर लिखी हुई थी, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ पर सीढ़ियाँ, इस डीएनए के जो स्पाइरली होते हैं, आप लोग साइंस स्टूडेंट होंगे तो ऐसे करके क्रॉस होके जैसे गुथे रहते हैं, सीढ़ियाँ भी ऐसी बनी रहती थी, एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का। मतलब घर तो पिरामिड शेप के थे ही, वहाँ के जितने भी डायमेंशन के हैं, जितने भी हैं, वो सभी पिरामिड शेप के घर हैं। और सीढ़ियाँ डीएनए के हेलिक्स के हिसाब से बनी रहती थी। और वहाँ की जो सुंदरता वर्णन की गई है हर एक डायमेंशन की, चाहे हम लायरा की बात करें या सीरियस की बात करें, अलग अलग तरह के स्काई। हमारे तो इधर पे ब्लू होता है, कहीं पे वायलेट स्काई है, कहीं पे पर्पल स्काई है। उनके माउंटेन्स, उनके जो झाड़ियाँ हैं वो पिंक कलर की हैं। मतलब जो खूबसूरती, माउंटेन्स, वैलीज, वाटरफॉल्स, वो जो भी खूबसूरती हर एक डायमेंशन की दी गई है। मैं अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं खूबसूरती का वर्णन करूं, पर जो भी चीज़ है इतने सुंदर वर्णन है। हम जानते हैं कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पर इससे भी कहीं खूबसूरत उस डायमेंशन के बारे में वर्णन किया गया है। और वहाँ पर बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन है। वहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पॉल्यूशन नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पृथ्वी में जिस चीज़ों को सफ़र करते हैं वो बिल्कुल नहीं है। और ख़ासकर ट्रैफिक नहीं है। वहाँ रोड ज़रूर बने हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्टार बींग्स हैं या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों को बोलें, जो दूसरे स्टार के लोग हैं, उन लोग पैदल चलते हैं तो उनके लिए रोड बने हैं। पर वो जब ट्रांसपोर्ट के लिए जाते हैं तो वो हवा के द्वारा, जो जैसे हमारे इधर पे एरोप्लेन्स या फ्लाइट्स होती हैं, वैसे उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसके द्वारा वो हवा में ही आते जाते हैं, तो ट्रैफिक का उनको टेंशन नहीं रहता है। और 5th डायमेंशन के जो लोग हैं वहाँ पे सिर्फ नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं और बिल्कुल भी बूढ़े नहीं होते। वो भी एसेनिया हमारी 400 साल की है जो सीरियस में रह रही है। वो हायर वर्ल्ड से, जो 13 डायमेंशन के बाद जो हायर वर्ल्ड से, वहाँ से नीचे आई हैं। 400 साल से वो यहाँ पर काम कर रही हैं अपनी फेमिनिटी पावर्स को लोगों को दिखाने के लिए कि फेमिनिन एनर्जी का क्रिएशन कितना सक्षम है, उसके बारे में वो बताने के लिए आई हैं। हमारा जो मॉस्टिना है जो लायरा में रहता है, वहाँ पे भी लोग बिल्कुल बूढ़े नहीं होते, पर फिर भी 5th डायमेंशन में लोग खाते तो हैं फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, सब कुछ। लायरा में तो कुछ भी खाना नहीं खाते। वहाँ पे सिर्फ ब्रेथ और अपनी पूरी स्किन से प्राणा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने थॉट पावर से अपने बॉडी को रिजुनवेट करते हैं और वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। कितना अच्छा है वहाँ पे, ना कुकिंग करना पड़ता है, ना वहाँ पे कोई टेंशन रहता है एजिंग का। तो ऐसी सुंदरता जो वर्णन की गई है वो आप जब बुक पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी सुंदर है वहाँ की दुनिया। एसेनिया की टीम मॉस्टिना के साथ लायरा घूमती है और मॉस्टिना उसको बहुत सी जगह घुमाने लेके जाता है, जहाँ पे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ के मकान के पत्थरों को छूने से ही एसेनिया की टीम को उनकी फ्यूचर लाइफ भी दिखने लग जाती है। उसके बाद उनको लायरन स्टारगेट लेके जाता है जहाँ पर एक गोल्डन पिरामिड
गोल्डन वाइट कलर का पिरामिड होता है, जिसकी हर वॉल पे एक आई होती है, आई ऑफ क्रिएशन जिसको कहते हैं, और उसके द्वारा जो न्यू ह्यूमन रेस है उसकी डीएनए कोड को, इंफॉर्मेशन को दिया जाता है एसेन्या को। उसके बाद इस जगह को द लैंड ऑफ द प्लेस ऑफ बिगिनिंग और द प्लेस ऑफ बिकमिंग भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोअर हेवनली वर्ल्ड से जितनी भी आत्माएं ज्ञान अर्जित करके मुक्त होके स्टार गेट में आती हैं, और स्टार गेट में से के बाद वो हायर वर्ल्ड्स में जाती हैं, और जो हायर वर्ल्ड्स से आत्माएं आती हैं और नीचे लोअर हेवनली वर्ल्ड्स में जाके ज्ञान अर्जित करना चाहती हैं, तो वो स्टार गेट में आके पहली बार अपने शरीर को धारण करती हैं, और पहला जन्म उनका लायरा में बिताना जरूरी रहता है। उसके बाद अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी पसंद के अनुसार वो कोई भी वर्ल्ड को चुन सकती हैं, कोई भी स्टार को चुन सकती हैं, और वहाँ पर वो अपने ज्ञान को अर्जित करती हैं। अनुभव ही ज्ञान है, तो हर डायमेंशन से अपने ज्ञान को अर्जित करके पूरी तरीके से मुक्त होकर वो हायर वर्ल्ड्स में जाने के पहले फिर से स्टार गेट में आती हैं। इसीलिए इसको द प्लेस ऑफ बिगनिंग एंड बिकमिंग कहा गया है। यानी कि हम भी जब पहली बार अपने शरीर को लिए थे तो हम स्टार गेट में आए थे, हम सभी ने अपना पहला शरीर लिया था और लायरा में हमने अपना पहला जीवन बिताया था। अब हमारी यात्रा ये होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द फिर से स्टार गेट में जाएं और आगे की यात्रा हम पूरी कर सकें। तो यहाँ पर वो जब देखती है एसेन्या, तो वहाँ पे उसके सामने ही 3 सोल्स, 2 मेल और 1 फीमेल अपने शरीर को धारण करते हैं। उनका शरीर बनते हुए वो देखती है कि किस तरीके से उसकी आउटलाइन बन रही है, उनके ऑर्गन्स बन रहे हैं, और पूरी तरीके से वो तैयार हो जाते हैं और चलने फिरने भी लग जाते हैं। वो लाइट लैंग्वेज बोलते हैं, और एसेन्या उनसे बात भी करती है, और वो लायरा की तरफ मूव कर जाते हैं। तो एसेन्या उसके बाद हॉल ऑफ ड्रीम टाइम में जाती है, और वहाँ पर जो बुजुर्ग लायरन औरतें थी वो इलोहिम एनर्जी को लाइट ग्रिड के रूप में बूंदती थी। और जब लायरन औरतें पूछती हैं कि तुम्हें किस तरीके का न्यू ह्यूमन रेस चाहिए, क्योंकि हमें तुम बताओगी तभी हम थॉट में रख के उस टाइप की ह्यूमन रेस को उसके हिसाब से ही हम लाइट ग्रिड बनाएंगे। तो उस समय जो मानव जाति थी वो काफ़ी नाटी थी, और उनके जॉस काफ़ी आगे निकले हुए थे, सर भी पीछे से बहुत निकला हुआ था, काफ़ी हेयरी थे। तो वो सब एसेन्या अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती है कि मुझे न्यू ह्यूमन रेस में मजबूत बॉडी चाहिए, टॉल चाहिए, और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो एक तरह से सुंदर मानव की रचना वो कहने के लिए कहती है। और लायरन औरतें कहती हैं कि चूँकि पृथ्वी के डीएनए दूषित हो गए हैं, इसलिए जब हम लाइट ग्रिड बना के देंगे, जिस भी टेम्पलेट में, प्रोटोटाइप का जो आपका टेम्पलेट है उसमें, और आपके जो पृथ्वी के लोग हैं उनका डीएनए जिस तरीके से दूषित हो गया, उनके साथ जब शादी करके बच्चे पैदा करते जाएंगे तो काफ़ी जनरेशन के बाद ये वाली आपकी जो आप चाहती हैं वो तब जाके मैनिफेस्ट हो पाएगा। और अपने थॉट में रखकर उस नए ह्यूमन रेस की रचना को ध्यान में रखकर वो प्रार्थना करती हैं, लायरा सॉन्ग गाती हैं, और लायरा सॉन्ग में पृथ्वीवासियों को अपने स्टार में लौटने की पुकार होती है। आप जब उस सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपका ट्रू होम आपको बुला रहा है। हमें नहीं मालूम कि हमारा ट्रू होम कौन सा स्टार था जहाँ से हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, पर वाकई आपको वो महसूस होगा। उसके बाद वो मॉस्टीना, जब ये ग्रिड बनने में कुछ टाइम लगता था, तो मॉस्टीना उसको अपने घर लेके जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। बहुत सुंदर वर्णन है। और वहाँ पर उसको एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट के साथ एक गोल्डन की होती है और एक लेटर होता है, जिस लेटर में लिखा रहता है कि ये मेरे दिल की चाबी है और ये किसी दूसरे जगह की भी चाबी है, इसको सुरक्षित अर्थ में लेकर जाना। एसेन्या, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हें जहाँ भी जाना है
वो तुम्हारी मदद करेगा और अंत में तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। ये की को वो अपने चेन में पहन लेती है और अपने सीरियस प्लैनेट में, अपने स्टार में लौट आती है, क्योंकि अब उसकी लाइट ग्रिड का काम पूरा हो चुका है। अब उसे सैंपल्स लेने के लिए आगे कार्यवाही करनी है। वहाँ सीरियस में उसके फादर मिलते हैं और वो जब पूरी बातें बताती है तो उसके फादर बताते हैं कि तुमको कई जन्म लेकर पृथ्वी पर आना होगा और ये जो डीएनए का तुम कोड बना रही हो, ये 12 स्ट्रैंड का, वो तुम अपने में भी लोगी और उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगी, चाहे तुम जिस भी डायमेंशन में रह पाओ। तो ये उसके लिए खुशी की बात होती है कि ये कोड लेने के बाद, जेनेटिक कोड लेने के बाद वो मुक्त हो सकेगी और हो सकेगा तो मॉस्टीना के साथ लायरा में अपना अच्छा जीवन बिता पाएगी। खुशी की तो बात थी, परंतु इसके साथ एक डर भी था, एक दुख भी था, क्योंकि अर्थ इतना हार्श स्कूल है कि जहाँ पे जन्म लेना और जन्म के साथ कर्म और चैलेंजेस को लेते लेते अपनी मंजिल तक पाना बहुत कठिन था। पर ठीक है, उसको प्यार भी मिल सकता था और ये डिवाइन प्लान के लिए जो काम कर रही थी उसको भी वो अंजाम दे सकती थी। उसके बाद वो अपने फादर के साथ और अपनी टीम के साथ अर्थ में जाने के लिए तैयारी करती है, क्योंकि अर्थ में उसको टिश्यूज़, ब्लड सैंपल्स और डीएनए सबके सैंपल्स लेने हैं, क्योंकि जो डीएनए वो डालेगी न्यू ह्यूमन में और जो अभी रह रहे हैं उनका मैच होना चाहिए। तो उनके मैच करने के लिए उनके सैंपल्स को लेना उसको ज़रूरी था और वो अपने फादर के साथ अर्थ की तरफ रवाना होती है।